नमस्कार। विकास की चकाचौंध के बीच अक्सर कुछ ऐसी कहानियां छिप जाती हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही जगह की जमीनी हकीकत का पर्दाफाश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद के पिराना लैंडफिल की, जिसे आम बोलचाल में बस एक कचरा पेटी कह दिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर समझेंगे कि इस विशाल कूड़े पहाड़ के साये में लोगों का स्वास्थ्य, उनका संघर्ष और उनका हर दिन आखिर कैसा बीतता है। आइए गहराई से समझते हैं। इस विषय की शुरुआत इस बेहद गहरी और दर्द भरी स्थानीय शायरी से करते हैं। सुनकर लगता है ना कि ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, पर सच मानिए ये वहाँ रहने वालों की रोज़मर्रा की जिंदगी और उनकी बेबसी की एक जीती जागती तस्वीर है। एक ऐसी जगह की कहानी जहाँ जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें भी किसी बहुत बड़ी लग्जरी से कम नहीं है, और जहाँ किसी चमत्कार या राहत की उम्मीद करना भी बेमानी लगने लगा है। चलिए इस समस्या के असली आकार को समझते हैं। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है, 3। अब इसका मतलब क्या है? दरअसल पिराना का ये कचरे का पहाड़ इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे के पूरे 3 क्रिकेट स्टेडियम आसानी से समा सकते हैं। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा डंपिंग ग्राउंड नहीं है, बल्कि एक पूरे शहर के दशकों के कचरे का एक बहुत ही खतरनाक और जीता जागता स्मारक है। जब हम इस कचरे के पहाड़ के विशाल आकार से अपनी नजर हटा के इसके ठीक नीचे पल रही जिंदगियों को देखते हैं, तो सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी लगती है। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ये 13 साल के माहिर के हैं। इतनी कम उम्र में जहां बच्चों को खुले मैदान में खेलना दौड़ना चाहिए, वहां माहिर को दिन में 3-4 बार एक मशीन के सहारे सांस लेनी पड़ती है। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि उस भयानक कीमत की एक छोटी सी झलक है जो इस पहाड़ के पास रहने वाले लोग हर दिन चुका रहे हैं। तो हमारा पहला भाग है अहमदाबाद का कचरे का पहाड़। अब देखते हैं कि ये जगह असल में है कैसी। ये कचरा यहाँ कोई कल परसों से नहीं, बल्कि पिछले 10 से 20 सालों से जमा हो रहा है। और ये सिर्फ एक बदबूदार इलाका नहीं है, ये एक सक्रिय जहरीला क्षेत्र है। स्रोतों के अनुसार इस कूड़े के पहाड़ में अक्सर आग सुलगती रहती है, अज्ञात रसायनों का रिसाव होता है और एक बेहद जहरीला धुआं लगातार उठता रहता है। और सबसे भयानक बात, ये धुआं और रासायनिक बदबू 24 घंटे सीधे उन जर्जर और टूटे फूटे घरों में जाती है जो ठीक इसी पहाड़ के सामने बसे हुए हैं। आइए दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जहरीला धुआं और बीमारियां। इस प्रदूषण की वजह से जो स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है वो तो है ही, लेकिन इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो है ये भयानक आर्थिक जाल। देखिए, यहाँ लोग दिन भर कमरतोड़ मेहनत करते हैं, जैसे कि 1000 पतंगे बनाना या कचरे से कांच बीनना, और इसके बदले वो दिन का सिर्फ 200 रुपये कमा पाते हैं। लेकिन इस जहरीली हवा में बस जिंदा रहने के लिए उन्हें हर महीने 5000 से 7000 रुपये सिर्फ अपनी दवाइयों पर खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा 1000 रुपये का पंप हर 10 दिन में अलग से लाना पड़ता है। मतलब उनकी मेहनत की पूरी कमाई सिर्फ और सिर्फ सांस लेते रहने की जद्दोजहद में खत्म हो जाती है। और जब हालात इतने खराब हों तो कोई भी यही सोचेगा कि भाई यहां से चले क्यों नहीं जाते। डॉक्टर भी साफ चेतावनी देते हैं कि यहां रहना मौत को बुलावा देना है, यहां से निकल जाओ। लेकिन हकीकत में अत्यधिक गरीबी और संसाधनों की कमी ने इन परिवारों के हाथ पैर बांध रखे हैं। उनके पास जाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं। उन्हें पता है कि ये जगह उनकी जान ले रही है, लेकिन यहीं रहना उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। स्रोतों से मिली रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रदूषण ने किसी को नहीं बख्शा है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। माहिर जैसे बच्चे अस्थमा से जूझ रहे हैं। कई महिलाएं शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो महीनों से बिस्तर से नहीं उठ पाई हैं। और सबसे दुखद मामलों में से एक है 50 साल के नदीम भाई सैयद का। सांस की तकलीफ के दौरान जब उन्हें जरूरत थी तब एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई और उनका निधन हो गया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कचरे के कारण हुए इन्फेक्शन से मात्र 3 महीने बाद ही उनकी 40 वर्षीय बेटी ने भी दम तोड़ दिया। अब आते हैं तीसरे अहम पहलू पर, 2002 के विस्थापित परिवार। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग इस खतरनाक कूड़े के पहाड़ के पास रहने के लिए मजबूर हुए ही क्यों? स्रोत इस बात का एक ऐतिहासिक संदर्भ देते हैं। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की घटना के बाद गुजरात भर में जो हिंसक दंगे भड़के, उसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। जान बचाने के लिए भागे कई परिवार अंततः इसी कचरा पेटी के पास बिना किसी बुनियादी सुविधा के आकर बसने को मजबूर हो गए, और आज तक यही है। और ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट रूप से उस दावे को दिखाती है जो स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया है। लोगों का कहना है कि जहां मृतकों के परिवारों को सरकार से आर्थिक मुआवजा मिला, वहीं जो लोग विस्थापित हुए और जिन्होंने अपना घर, अपना रोजगार सब कुछ खो दिया, उन्हें कोई राहत नहीं मिली।
इसी वजह से इन जीवित बचे लोगों को अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने के लिए इस कूड़े के पहाड़ के किनारे भयानक परिस्थितियों में पनाह लेनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, पानी और रोजगार का संघर्ष। इतिहास से वापस आज की जमीनी हकीकत पर आएं तो इनका हर एक दिन किसी भारी शारीरिक संघर्ष से कम नहीं है। पीने के पानी का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। रोज सुबह महिलाओं को आसपास के इलाकों में पैदल जाना पड़ता है, वहां से 25 किलो तक के भारी भरकम डिब्बे भरने पड़ते हैं। और अब क्योंकि ये डिब्बे इतने भारी होते हैं, उन्हें साइकिल के सहारे फंसाकर जल भराव वाली और कीचड़ भरी सड़कों से होते हुए घर लाना पड़ता है। और ये तो सिर्फ दिन की शुरुआत है। ये पानी लाने का संघर्ष खत्म होने के बाद उन्हें बैठना होता है अपने काम पर, हजारों पतंगे बनाने के लिए। और ये जो काम है ना, इसमें भी एक गजब का विरोधाभास देखने को मिलता है। जर्जर और पानी से भरे घरों के अंदर जहां बदहाली साफ दिखती है, वहां बैठकर ये महिलाएं दिन भर चमकदार पतंगे बनाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें मोदी जी और ऑपरेशन सिंदूर जैसी राजनीतिक संदेश वाली पतंगे भी शामिल हैं। समाज के इस हाशिए पे मौजूद लोग सिर्फ 200 रुपए दिहाड़ी कमाने के लिए उन रंग बिरंगी राजनीतिक पतंगों का निर्माण कर रहे हैं जो उनके इस अंधेरे और बदबूदार इलाके से कहीं बहुत दूर खुले आसमान में उड़ेंगी। बड़ों के साथ साथ यहाँ के बच्चों और युवाओं की स्थिति भी दिल दहला देने वाली है। गरीबी और शिक्षा के अभाव में छोटे छोटे बच्चे रोजाना बिना किसी सुरक्षा के इस खतरनाक और जहरीले पहाड़ पर चढ़ते हैं। वो महज 200 रुपए कमाने के लिए कांच और प्लास्टिक की बोतलें बीनते हैं, जो सीधा सीधा उन्हें बीमारियों और चोट के खतरे में डालता है। और इसी निराशा भरे माहौल का एक और कड़वा सच है नशा। स्थानीय स्तर पर शराबबंदी होने के बावजूद पूरे इलाके में कफ सिरप की अनगिनत खाली बोतलें बिखरी पड़ी मिलती हैं, जिनका इस्तेमाल लोग नशे के लिए करते हैं। हमारा पांचवां और आखिरी भाग, सफाई की जमीनी हकीकत। इन सारी परेशानियों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पहाड़ को हटाने के लिए कुछ किया जा रहा है? तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि सफाई का काम चल तो रहा है, लेकिन उसका जो तरीका है वो काफी सवाल खड़े करता है। स्रोतों ने ये साफ दिखाया है कि लैंडफिल का वो हिस्सा जो मुख्य हाईवे की तरफ है, यानी जो बाहर से आने जाने वालों को दिखता है, उसे काफी हद तक साफ कर दिया गया है। लेकिन ठीक उसी पहाड़ के पीछे का हिस्सा जहां ये लोग रह रहे हैं और दिन रात जहरीला धुआं झेल रहे हैं, वहां कचरे का वो विशाल पहाड़ आज भी जस का तस खड़ा है। तो ये स्थिति एक सीधा सा सवाल हमारे सामने रखती है, क्या वाकई 2030 तक इस पूरे कचरे को पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा? और अचानक से इस सफाई में जो ये तेजी आई है, इसके पीछे असल वजह क्या है? इस तेजी के पीछे कुछ बहुत बड़े आर्थिक और ढांचागत कारण नजर आते हैं। अहमदाबाद शहर 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसके लिए शहर की एक साफ सुथरी छवि पेश करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही स्थानीय प्रयासों और कानूनी अपीलों के अलावा 2019 के एक अनुमान को भी देखना ज़रूरी है। उस अनुमान के मुताबिक इस कचरे को हटाने के बाद जो ज़मीन निकलेगी, उसकी कीमत करीब 700 करोड़ रुपए आंकी गई थी। मतलब इस पूरी सफाई प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ और शहर का मास्टर प्लान जुड़ा हुआ है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। ये आखिरी सवाल बहुत ही गहरा और चुभने वाला है। मान लीजिए कि 2030 तक ये करोड़ों की जमीन साफ हो भी जाती है और यहां चमचमाता हुआ विकास होता है, तो क्या इस विकास का एक छोटा सा भी फायदा उन परिवारों तक कभी पहुंच पाएगा जिन्होंने पीढ़ियों तक इस जहरीले धुएं को अपनी सांसों में भरा है? या फिर शहर के इस नए विकास में उनका वजूद और उनका ये संघर्ष पूरी तरह से भुला दिया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।